नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज बहुत ज़रूरी कार्य होने के कारण हमारा सेशन तय समय पर नहीं हो पाया। 7 o'clock का हमारा टाइम होता है, बट कुछ ऐसा काम था जिसके कारण से हम लोग 7 बजे नहीं जुड़ पाए। सो जस्ट 40 मिनट्स डिले, 40 मिनट हम लोग लेट हैं। आपको जो भी इनकन्वीनियंस हुआ, जो भी असुविधा हुई है, उसके लिए खेद है। इट वाज नॉट डिसाइडेड। अचानक से कुछ ऐसा काम आ गया जो मुझे करना पड़ा और जस्ट अभी मैं फ्री हुआ हूँ। सो नाउ वी आर रेडी। उपस्थित हैं हम आप सब लोगों के बीच में और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं इस पर चर्चा में और हम लोग आरंभ करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास कम समय रह गया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। 2-3 मिनट में जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक मैं एक छोटी सी आपको एक जानकारी दे दूं। इस समय काफ़ी समय मिलता है रिसर्च करने का और कई सारी चीज़ों पर हम लोग रिसर्च करते हैं। मैं खास करके हिस्ट्री में जाके रिसर्च करता हूं कि क्या क्या पहले हुआ है और क्या क्या अब हो रहा है और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक विचार आया राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और उस पर मैंने एक थोड़ा सा शोध किया प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक। जो अभी जो वर्तमान राजनीति है इसके ऊपर मैंने एक शोध किया है और मुझे उम्मीद है कि वो शोध आप सब लोगों के काम आएगा, खास करके जिन लोगों का राजनीति में रुझान है उनके भी और सामान्य लोगों के जिनको उसकी जानकारी चाहिए। मैंने अपने शोध में ये पाया कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक हमेशा जो कम संख्या में लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक या कम संख्या में जो लोग होते हैं, वही शासन करते हैं। अगर हम वैदिक काल से देखें तो आर्य लोग बाहर से आए थे और यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे उन पे उन्होंने शासन कर लिया। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य को हम देखते हैं तो छोटे छोटे जो वंश थे उनके राजा जो है शासक बने और उन्होंने पूरे के पूरे साम्राज्यों पर अपना आधिपत्य कर लिया। उसके बाद हम लोग चाहे कन्नौज के लिए देखें संघर्ष हुआ हो, चाहे बंगाल के राजा देखें, चाहे दक्षिण भारत के राजाओं को देखें, पूरे प्राचीन काल के भारत के इतिहास में कहीं भी देखें, जो लोग कम संख्या में तो वही राजा बने, मतलब उन्होंने ही रूल किया है। और मध्यकाल में आप देखिए भारत से बाहर से जो लोग तुर्क लोग आए, अब अरब जो लोग आए, तुर्की लोग आए, अफगान लोग आए, ये संख्या में बहुत कम थे, मतलब हजारों में थे केवल। तो इन्होंने आकर के हिंदुस्तान पर आधिपत्य जमा लिया और इन्होंने शासन किया। मुगलों को देखिए आप, मुगल भी कोई बहुत करोड़ों की संख्या में नहीं आए थे, मुगल भी बहुत कम संख्या में आए थे और इन मुगलों ने भी अपना आधिपत्य जमा लिया। सो पूरा चाहे प्राचीन काल का इतिहास हो चाहे मध्यकाल का इतिहास हो, इन दोनों ही समय में बाहर से आने वाले या कम संख्या में जो लोग थे उन्होंने ही शासन सत्ता पे कब्जा किया। और जो आधुनिक काल है जिसमें ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज भारत में आए, उनकी भी संख्या बहुत कम थी, उन्होंने भी कम संख्या में होने के बावजूद भारत पर अपना शासन कायम किया। देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद मैंने रिसर्च किया और उसमें रिसर्च में मैंने पाया कि जो लोग भारत की सत्ता पर काबिज रहे हैं या जिन लोगों का राजनीति में प्रभुत्व है वो लोग हैं जो कम संख्या वाले लोग हैं। जो कम संख्या में लोग हैं वही लोग शासन सत्ता पे कब्जा करते हैं। सो इसका मतलब है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। इसका मतलब है कि कम संख्या के लोग ही शासन सत्ता में काबिज हो जाते हैं। इट मीन्स कि उसका संबंध चालाकी, शातिर होना और स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस से है। पूरे प्राचीन काल से लेकर के अब तक के इतिहास को मैं स्टडी कर रहा था। इवन आज जो हम सैयद की चर्चा करने वाले हैं ये बहुत छुटपुट संख्या में थे, बहुत कम संख्या में थे सैयद लोग, ये लोग भी सत्ता में पहुंच गए। तो इसका मतलब है राजनीति में शासन सत्ता में पहुंचने के लिए आपकी जनसंख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पास शातिर दिमाग होना, स्मार्टनेस होना, चालाक होना और आपके पास काबिलियत होना। ये चीज़ें हैं। ये मेरा अपना एक रिसर्च है। कभी अगर समय मिलेगा तो फैक्ट के सहित, आंकड़ों के सहित मैं कोशिश करूंगा इसको पब्लिश करने की टिल द जो करंट डेट होगी उस तक, प्राचीन काल से लेकर के और हमारी जो अब तक की जो डेट होगी उस डेट तक हम इसको, मैं कभी प्रयास करूंगा इसको रिसर्च करके
पब्लिश करवाने का कि विद फैक्ट कि भाई देखो ये इस काल में हुआ। इससे एक लेसन तो सीख सकते हैं हम लोग। इससे एक बहुत अच्छा संदेश ये सीखा जा सकता है कि जो कम संख्या में लोग हैं, अगर वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं तो वो भी शासन सत्ता में पहुंच सकते हैं, और शासन सत्ता में पहुंचने का आधार ही वही है। सो चलिए, आज समय कम है, सीधे टॉपिक्स की बात करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग अपना जो समय है उसमें उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी तुगलक वंश के बारे में, और तुगलक वंश में हमने चर्चा की थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन 3 लोगों के बारे में चर्चा की थी। तीनों लोगों की विजय कौन कौन सी थी, तीनों लोगों के योगदान क्या क्या थे, और तीनों लोगों ने कौन कौन से कार्य किए, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कल की थी। अंतिम जो तुगलक शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके समय हमने सुना था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और उसने दिल्ली को और भारत को लूट करके तहस नहस कर दिया, और दिल्ली को तो पूरा उसने बर्बाद कर दिया। किसने? तैमूर। और तैमूर पूरे भारत को रौंद के चला गया। उसके बाद तुगलक वंश की नींव भी हिल गई, और तुगलक वंश एक तरीके से समाप्त ही हो गया। सैयद वंश के कुछ लोगों ने उस समय तैमूर का साथ दिया था, इसलिए तैमूर ने जाते जाते उन लोगों को पश्चिमोत्तर एरिया का गवर्नर बना दिया। इसी में से आगे चल करके खिज्र खां नाम के व्यक्ति ने दिल्ली में सैयद वंश की नींव डाली और तुगलक वंश की समाप्ति कर दी। तो जो सैयद वंश था, उस सैयद वंश का शासनकाल भारत में 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक, ज्यादा लंबा समय इनको नहीं मिला। अगर हम देखें तो एक तरीके से कुल मिलाकर के 36 साल इन लोगों ने राज किया, सैयद वंश के लोगों ने। और सैयद वंश के जो शासक थे, बेसिकली ये अपने आप को मोहम्मद का वंशज कहते थे। जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर मोहम्मद, उनका वंशज कहते थे सैयद लोग। और आपको पता होगा कि सैयद जो है मुसलमान, उसमें सबसे ऊपर के लोग होते हैं। मुस्लिम समाज में सबसे ऊपर के जो लोग होते हैं वो सैयद कहलाते हैं, और वही अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का सीधा वंशज कहते हैं। तो इन लोगों ने लगभग 36 साल तक दिल्ली पर शासन किया, और खिज्र खां नाम के व्यक्ति ने नॉर्मल हुई तो फिर वो तुगलक सुल्तान को हटा करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। उस समय दिल्ली पर दौलत खां लोधी नाम के एक व्यक्ति की सत्ता थी, जो उसको चला रहा था किसी तरीके से। उसके बाद जो खिज्र खां था, खिज्र खां कोई सुल्तान का पद धारण नहीं कर पाया था, क्योंकि वो तैमूर के एक तरीके से गवर्नर के रूप में, मातहत के रूप में ही कार्य करता रहा, और जब तक वो सुल्तान का पद ग्रहण करता तब तक उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? खिज्र खां की मृत्यु के बाद 1421 में मुबारक खां सत्ता पर बैठा, और मुबारक खां के काल का जो विवरण है, इसके समय में एक किताब लिखी है, एक इतिहासकार थे उस काल के, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। उन्होंने तारीख़ मुबारक शाही करके एक पुस्तक लिखी है मध्यकालीन इतिहास के ऊपर, और मुबारक शाह खिलजी का जो शासनकाल है, उस शासनकाल का सारा विवरण उस तारीख़ मुबारक शाही में मिलता है। आपको ऐसी बहुत सारी किताबें मिलेंगी मध्यकाल में, जैसे तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ अकबर, ऐसी किताबें आपको मध्यकाल में बहुत मिलेंगी। मतलब डेट वाइज विवरण होता था, और राजा के जो कार्य थे सुल्तान के, उन कार्यों का प्रशंसात्मक विवरण उस किताबों में मिलता था। मुबारक खान के बाद मोहम्मद खां, और उसके बाद आलम शाह शासक बने खिलजी वंश के छोटे छोटे तक। मैंने कहा कुल शासन 36 साल तक का था, और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोगों की नहीं है, बल्कि दिल्ली का जो शासन है वो सिमट गया था। दिल्ली, इनकी जो सत्ता है सिमट गई थी, क्योंकि ये लोग सैयद लोग कभी लड़ने झगड़ने में पड़ते नहीं थे, तो कहीं बाहर जाके इन्होंने राज्य का विस्तार किया नहीं। तो दिल्ली सल्तनत एक तरीके से क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई दिल्ली के आसपास तक। उसके बाद जो आलम शाह था, अंतिम जो सैयद वंश का शासक, उसको हटा करके बहलोल लोधी जो था वो एक अफगान था, और उसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और एक तरीके से भारत में एक नए वंश की नींव डाली, जिसे इतिहास में हम लोग जानते हैं लोधी वंश के नाम से, लोधी वंश। अब कई लोगों को यहाँ पर एक सवाल उठता है लोधी और लोधी के बारे में। कई लोगों के मन में सवाल आता है, मुझसे कई लोगों ने पूछा था
कि ये लोधी वंश और लोधी वंश एक ही था क्या? जो लोधी हिंदू हैं, अगर हम इनका इतिहास देखें तो इनका जो पुराना इतिहास है वो जाता है लुधियाना, पंजाब और उससे आगे तक। मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज में लोधी वंश के लोग पहले रहा करते थे जब भारत और पाकिस्तान एक था, और वो सारा का सारा क्षेत्र हिंदू आबादी से संबंधित रहा होगा। तो कुछ इतिहासकारों का जो नवीन रिसर्च हो रही है, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन नए अनुसंधानों के अनुसार कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो लोधी हिंदू हैं, इन्हीं में से कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया था और ये लोग लोधी कहे जाते थे। उसी तरीके से ये इतिहासकारों का मत है। इसी तरीके से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में जो लोधी या लोधा लोग रहते थे, इनमें से कुछ लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया था और वो लोधा हो गए थे, लोढ़ा। तो ये अपनी अपनी थ्योरीज है, इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट रिसर्च अभी तक नहीं है, लेकिन एक संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन उस जमाने में होना आम बात थी। जैसे किसी राजा के प्रभाव में लोग धर्म परिवर्तन कर लेते थे या किसी और वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते थे। जैसे आप देखेंगे कि आज भी हिंदुस्तान में आप पाएंगे कि आपको सोलंकी मुस्लिम भी मिलेंगे, सोलंकी हिंदू भी मिलेंगे, आपको राजपूत मुस्लिम भी मिलेंगे, राजपूत हिंदू भी मिलेंगे। आपको जैसे मलिक जो है जाट होते हैं हरियाणा में, और उसके अलावा आप पाएंगे कि मलिक जैसे शोएब मलिक, पाकिस्तान में मलिक जो है मुस्लिम होते हैं। इसी तरीके से भारत में जो उत्तराखंड में भट्ट जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम हैं वो भी भट्ट लिखते हैं, जैसे शाहीन भट्ट, गुलाम नबी भट्ट, इस तरीके से आपको नाम मिल जाएंगे। तो धर्म एक ऐसी चीज रही है जो समय के समय पे लोग उसको बदलते रहे हैं, अपनाते रहे हैं, लेकिन मूल में हो सकता है एक ही जाति रही हो, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि लोधी वंश का जो शासनकाल है भारत में वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। और इस वंश में 3 राजा हुए, 3 जो दिल्ली के सुल्तान हुए। बहलोल लोधी जो इस वंश का संस्थापक था, उसके बाद सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी। ये लोग अफगान थे, यानी जो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी थे, ये अफगान लोग थे। और इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर जितने लोग राज कर रहे थे वो सभी के सभी तुर्क थे, यानी तुर्किस्तान मूल के थे, टर्की मूल के थे। और ये जो लोग थे, तो भारत में पहली बार अफगान वंश की स्थापना हुई, यानी ऐसे लोग जो अफगान मूल के थे उनकी भारत में सत्ता स्थापित हुई। और बहलोल लोधी के बारे में, बहलोल लोधी 1451 में 1451 में दिल्ली का सुल्तान बना। और इसके समय भारत में इसके सबसे तगड़े विरोधी थे जौनपुर के शर्की शासक। जौनपुर में एक शर्की मुस्लिम शासक थे, वो दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े विरोधी थे। तो बहलोल लोधी ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा शर्की शासकों के खिलाफ। अगर आप लोग कभी जौनपुर गए होंगे तो जौनपुर में अटाला मस्जिद है, वो शर्की शासकों ने बनवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद है जौनपुर में अटाला मस्जिद। तो शर्की वंश के जो शासक थे उन्होंने बनाई थी। तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत और जौनपुर के बीच में संघर्ष हुआ, और जिसमें जौनपुर को पराजित किया, जौनपुर के शर्कियों को पराजित किया बहलोल लोधी ने। आपको पता होगा जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां की याद में जौनपुर बसाया था, और बाद में चल करके दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे मुस्लिम वहां पर बस गए थे। तो कुल मिलाकर के जौनपुर में शर्की वंश ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, शर्की राजाओं ने, और उनके और दिल्ली सल्तनत के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंत में बहलोल लोधी ने जौनपुर के शर्की राजाओं को हरा तो दिया, लेकिन उनको समाप्त नहीं किया। इसलिए भारत में जौनपुर शिक्षा का और इस्लामी संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। वहाँ बहुत सारे मदरसे थे। जौनपुर को आज भी पूर्व का शिराज कहा जाता है। आप लोग कहीं अगर पढ़ने को आपको मिलेगा तो जौनपुर को आज भी पूर्व मतलब ईस्ट का शिराज कहा जाता है। शिराज पश्चिम में एक मुस्लिम कला, साहित्य और संस्कृति का बहुत बड़ा शहर है, तो इसकी तुलना की जाती है जौनपुर के साथ में। बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां।
बहलोल लोदी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और बहलोल लोदी का एक पुत्र था जिसका नाम था निजाम खां, जो आगे चल करके सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, सिकंदर शाह लोदी के नाम से। और 1489 से लेकर के 1517 तक कुल मिलाकर के 28 साल वो दिल्ली का शासक रहा, 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी ने आसपास जो छोटे छोटे राज थे, जैसे ब्याना था भरतपुर के पास में, धौलपुर था, मालवा था, तिरहुत था, चंदेरी था मालवा में, इनको हरा करके दिल्ली सल्तनत का फिर से हिस्सा बनाया। और जौनपुर के जो शर्की शासक थे, इनको सिकंदर लोदी ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी? जो आगरा शहर है, आगरा शहर को बसाने का काम सिकंदर लोदी ने किया 1504 ईस्वी में। आगरा पहले कोई शहर नहीं था, आगरा शहर को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। और आगरा से पुराना फिरोजाबाद है, आगरा के पास में जो फिरोजाबाद शहर है वो आगरा से पुराना है। फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। बाद में चल करके उसने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। और आप देखेंगे कि अकबर के समय जाकर के आगरा जो है भारत की राजधानी हो गया था। अकबर के समय अकबर ने जो अपनी राजधानी बाद में आगरा ही शिफ्ट कर ली थी। तो आप देखेंगे कि अकबर, शाहजहां, ये सब लोग आगरा से ही शासन करते थे। और इसलिए आपने देखा हुआ आगरा में बहुत बड़ा किला, फतेहपुर सीकरी के बहुत सारे महल, ताजमहल, एतमादुल्ला का मकबरा, आपको बहुत सारी चीजें आगरा में मिलेगी। इसी वजह से, क्योंकि आगरा पहले कुछ नहीं था, यमुना नदी के किनारे। क्योंकि दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में सुरक्षा का एक बड़ा खतरा था, पश्चिम से जब भी आक्रमण होता था। अभी देखना होगा सिकंदर लोदी के बाद जो अगला व्यक्ति आएगा उसके समय आक्रमण होगा, तो दिल्ली के लिए हमेशा खतरा रहता था कि दिल्ली पर हमले होने की संभावना पश्चिमोत्तर से बहुत होती थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा दक्षिण की ओर वो अपनी राजधानी ले गया सिकंदर लोदी, और उसने आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोदी के बारे में एक और चीज है, उसने भूमि की माप के लिए एक गज का प्रयोग किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे मीटर होता है, मीटर की तरह एक गज भी होता है। कपड़ा पहले गज में ही लोग लेते थे, कितने गज कपड़ा दे दो। तो उसने गज ए सिकंदरी करके एक गज चलाया था, जिसके माध्यम से भूमि माप वगैरह का कार्य होता था। और भूमि माप की बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें उसने की थी। और एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू को इस्टेब्लिश करने का और दिल्ली सल्तनत को पुनः इस्टेब्लिश करने का उसने कार्य किया। किसने? सिकंदर लोदी ने। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली क्या बेसिकली एक राजधानी उनकी आगरा भी थी, लेकिन दिल्ली का सुल्तान बना। और अब देखिए, अब यहां से दिल्ली का को लेकर एक नई कहानी शुरू होगी। और इब्राहिम लोदी का एक भाई और था जलील खां, दोनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। और फाइनली अंततः इब्राहिम लोदी जीता और दिल्ली का सुल्तान बना। अब जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसका प्रतिद्वंदी दो लोग थे भारत में, दो या तीन लोग। एक तो राणा सांगा था, एक उसका प्रतिद्वंदी था पंजाब में दौलत खां लोदी, और उसका एक प्रतिद्वंदी थे जौनपुर के शासक। तो कुल मिलाकर के इब्राहिम लोदी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रख पाना, उसको बचा के रख पाना। और ऐसे में इब्राहिम लोदी का लगातार संघर्ष दौलत खां लोदी के साथ में और राणा सांगा के साथ में चलता रहता था। 1518 ईस्वी में खतौली की एक लड़ाई हुई, जिसमें राणा सांगा ने उसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी क्योंकि दिल्ली का सुल्तान था, तो दिल्ली के सुल्तान को उस समय भारत का सुल्तान भी कहा जाता था। और इसी समय भारत पर एक सबसे बड़ी विपत्ति आई, और वो विपत्ति क्या थी? 1526 में। हाँ, एक और जो लोधी लाला भैया सिंह ने कहा है कि सिकंदर लोदी पढ़ा लिखा आदमी था और कविताएं लिखता था, वो साहित्यकार था। वो गुलरुखी
के उपनाम से कविताएं लिखता था। जैसे ना आजकल लोग अपना टाइटल लगा लेते हैं कि फलाने सिंह बेधड़क, ढिकाने सिंह बेअदब, ऐसे लोग टाइटल लगा लेते हैं ना। ऐसे ही सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। और आलम खान लोदी, दिलावर खान लोदी, दौलत खान लोदी, ये अफगान लोग थे जो उसी के विरोधी थे। उसके अलावा राणा सांगा उसका विरोधी था, और जौनपुर में जो शर्की शासक थे उनके जो लोग थे वो भी उसके विरोधी थे। अंत में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए और आप इब्राहिम लोदी पर हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बाबर तो उस अफसर की ताक में था। बेसिकली बाबर जो फरगना का रहने वाला था, मध्य एशिया, और ये लोग जो मुगल थे बेसिकली ये बहुत ऐसे प्रदेश से आए थे जहां पर बहुत संसाधन नहीं थे। बाबर को मौका मिला और बाबर ने भारत पे हमला करने का फैसला किया। इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत की ही कुछ शक्तियां, खास करके दिलावर खान लोदी, आलम खान लोदी जैसे लोगों ने उसको बुलाया, आमंत्रित किया। जो भी रहा हो, बहरहाल पूरी तैयारियों के साथ बाबर आया और बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। ये बात है 1526 ईस्वी की। इब्राहिम लोदी अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर पानीपत में जाकर के अपनी सेनाएं लेके गया, और पानीपत में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और इस तरीके से भारत से लोदी वंश की समाप्ति हो गई और नए शासकों के रूप में मुगलों का भारत में आगमन हुआ। और मुगलों के बादशाह के रूप में पहला व्यक्ति था बाबर, और बाबर ने भारत पर कब्जा करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और करीब करीब 4 साल तक बाबर भारत में रहा, 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर की कहानी हम लोग कल देखेंगे। लेकिन बाबर ने एक और जो व्यक्ति था भारत में, जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो बड़ा प्रतिद्वंदी था, वो था राणा सांगा। उसको भी बाबर ने हराया था, वो भी हम कल देखेंगे। तो पानीपत में जो 1526 का युद्ध हुआ था, इसको हम कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत में कुल मिलाकर के 3 युद्ध हुए बड़े। पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। उसके बाद बाबर का पोता था अकबर और दिल्ली के शासक हेमू के बीच में फिर से एक लड़ाई हुई 1556 में, जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। और उसके बाद तीसरी लड़ाई हुई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये 3 लड़ाइयाँ हुई पानीपत में, और पानीपत की तीनों ही लड़ाइयाँ निर्णायक हैं। इन तीनों ही लड़ाइयों ने इतिहास बदला है। जो तीनों लड़ाइयाँ थी भारत में, चाहे वो पानीपत का पहला युद्ध हो, चाहे पानीपत का दूसरा युद्ध हो, चाहे पानीपत का तीसरा युद्ध हो, इन तीनों ही युद्धों ने भारत के इतिहास को बदला है पूरे तरीके से। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो मुगलों की सत्ता स्थापित हुई, और जब अकबर ने हेमू को हराया, क्योंकि बीच में बाबर के जाने के बाद क्या होगा कि हुमायूं आएगा और हुमायूं से सत्ता छीन लेगा शेरशाह सूरी, और कुछ समय तक शेरशाह सूरी भारत का बादशाह रहेगा। लेकिन फिर शेरशाह सूरी को पराजित करेगा अकबर, और अकबर जो है उसके सेनापति हेमू को हरा देगा, और कुल मिलाकर के पानीपत में दूसरा युद्ध होगा, और उस दूसरे युद्ध के माध्यम से ही पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना होगी दूसरी बार। और उसके बाद फिर मुगल वंश पूरी तरीके से भारत में स्टेब्लिश हो जाएगा, और अकबर के रूप में एक नई जो है व्यवस्था भारत में कायम होगी, नए सम्राट के रूप में। तो ये चर्चा कल से हम लोग मुगलों के बारे में करेंगे। आज छोटे छोटे से 2 टॉपिक थे, सैयद वंश के राजाओं के बारे में और तुगलक लोदी वंश के राजाओं के बारे में। लोदी वंश के राजाओं के बारे में अगर आपको एक और चीज जाननी है तो आप लोग कभी अगर लोधी गार्डन आइएगा, दिल्ली में एक लोधी गार्डन है, तो अगर आप वहां पर आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको इनके सबके जो है सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, सबके मकबरे मिलेंगे। वहां पे आज भी बने हुए हैं, आज भी जो है बिल्डिंग है बिल्कुल प्रॉपर। तो आज भी आप जा करके उनकी सारी इमारतें देख सकते हैं। सैयद वंश के जो राजा हैं उनके मकबरे भी आप देख सकते हैं दिल्ली में, कुतुब मीनार भी आप देख सकते हैं, तुगलक वंश के राजाओं के भी आप कब्रें और ये सब देख सकते हैं।
तो जो भारत में मुस्लिम जो लोगों ने राज किया है उनके प्रतीक आज भी प्रमाण के रूप में यहाँ पर उनकी कब्रें और उनके मकबरे सब आज भी उपस्थित हैं। और लोधी गार्डन कभी आप घूमने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उन पर सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। तो जब कभी आप दिल्ली घूमने आए, अभी नहीं, अभी तो कोरोना है, जब दिल्ली विल्ली सब खुल जाए कभी घूमने आया करें, तो किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर जाकर के वहाँ जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड को आप पढ़ेंगे, उस पर जानकारी मिलती है कि ये किस समय का है, किस शासक ने बनवाया था और ये क्यों यहाँ पर लगा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण रहे थे और इसकी क्या उपलब्धियां थी। तो इतिहास के बारे में यदि आपको जानना है तो थोड़ा सा ये प्रयास जरूर किया करें कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे आप घूमने जाएं तो आप उस ऐतिहासिक स्थल का एक तरीके से परीक्षण करें कि किस काल का है, और उस पर जो साइन बोर्ड है और उस पर जो पट्टिका लगी होती है उसमें पूरा विवरण होता है। तो उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, उससे भी हमारी जानकारी बढ़ती है। और खास करके कोशिश किया करें कि उसको लिख करके ले आए, कोई डायरी वगैरह में लिख करके ले आए। जब भी आपका ऐतिहासिक इमारतों को देखने का मन किया करे तो आप उसको लिख करके लेके आए करें डायरी में, ताकि आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद रहें और आपका स्थापत्य का, कला का, संस्कृति और इतिहास का ज्ञान समृद्ध हो सके। क्लियर? जैसे लाल किला देखने जाएंगे आप दिल्ली में, तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो शाहजहां ने बनवाया था, वो उसके सबके बारे में हम लोगों को ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है अंदर, कौन सी इसमें मस्जिद है, क्या इसके अंदर जो दीवाने खास है, दीवाने आम है, उसमें कौन बैठता था, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। क्लियर? सो चलिए, आज का सेशन छोटा ही रहा पर दोनों हमारे टॉपिक्स कवर हो गए। सल्तनत काल का पूरा प्रशासन सेम था जो हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय चर्चा की थी, वही सब अधिकारी थे, उसी तरह की इकोनॉमी थी, बस ये का शासन छोटे हो गए। वो सारी जो फीचर्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं वो चलिए, और थोड़ा सा ही छोटा सा सेशन था क्योंकि हम लोग लेट हो गए। सो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इसमें से अगर कोई भी सवाल अगर आपका रहता है पूछने के लिए तो कमेंट में डाल दीजिए, आप आंसर आपको पर्सनल मैसेज पे आ जाएगा। और आपका यदि मन करे तो आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, छोटे छोटे सेशन हैं दोनों, खलजी ये सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे संविधान के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ। आप लोग तैयारी करके आइए, कल हम लोग कुछ संविधान के ऊपर पजल्स खेलेंगे और थोड़ा सा अच्छे सवाल पूछेंगे। क्लियर? सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। समय थोड़ा सा लेट हो गया था तो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आप लोगों ने इंतजार किया चलिए, सो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।